हेलो दोस्तों, हिंदी भाषा के माध्यम से हम भौतिकी के संसार में प्रवेश करेंगे। मतलब फिजिक्स में हम हर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनका उपयोग बोर्ड परीक्षा से लेके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हर वीडियो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे जो कि आपको नीट, आईआईटी, जेईई दोनों में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें प्रतियोगिता परीक्षा के शिखर पर पहुंचा सकती है। तो इस श्रेणी में हम जो पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सदिश। सदिश ही क्यों? क्योंकि सदिश मीन्स वेक्टर। ये फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि हर चैप्टर में सदिश उपयोग में आ ही जाता है। तो चलिए फिजिक्स की बैकबोन यानी बेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सदिश में सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हैं भौतिक राशियां। अब आप बोलेंगे कि सर आप सदिश बोल रहे हैं और फिर भौतिक राशियां क्यों? क्योंकि सदिश भी एक भौतिक राशि है। अब प्रश्न ये उठता है कि भौतिक राशि होती क्या है? वो सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट होता है, वो राशियां भौतिक राशियां होती हैं। आपको कितना गुस्सा आ रहा है? क्या ये मापा जा सकता है? नहीं ना, तो ये भौतिक राशि नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता, तो ये भौतिक राशियां नहीं हैं। तो दोस्तों, वो सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, मतलब भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है? भौतिक राशियों का मतलब होता है मापन योग्य राशियां जिन्हें आप माप सकते हैं। वो सभी राशि भौतिक राशि होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप इत्यादि। और भी पूरे भौतिक में जो राशियां होंगी वो भौतिक राशियां ही होंगी जिनका हम मेजरमेंट करेंगे, जिनका हम मापन करेंगे। तो जिनका मापन कर सकते हैं वो सभी राशियां भौतिक राशियां होती हैं। और भौतिक राशियां यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो चार तरह की भौतिक राशियों की बात यहां पे करेंगे। सबसे पहली भौतिक राशि है शुद्ध अनुपात, नंबर फर्स्ट। दूसरी भौतिक राशि जिसे हम यहां पढ़ेंगे वो है अदिश। और तीसरी दोस्तों जो आपको पढ़ना है, पढ़ना तो आपको सभी है, उसे बोलेंगे हम सदिश। और चौथी इसे हम बोलते हैं प्रदिश। और प्रदिश इसे कहीं कहा नहीं जाता, इसे जनरली टेंसर कहा जाता है, परंतु उसका टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो ना तो हमारे सिलेबस में है, हम केवल उससे इंट्रोड्यूस होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहली राशि समझना, शुद्ध अनुपात। एक ऐसा अनुपात दोस्तों जिसमें अंश और हर, देखो अनुपात के लिए तो हमें भिन्न की जरूरत पड़ेगी, तो जिसमें अंश और हर दोनों समान भौतिक राशियां होती हैं। इसका मतलब दोनों की इकाइयां भी समान होंगी, और जब दोनों की इकाइयां समान होंगी तो ऊपर और नीचे से वो इकाइयां कैंसिल हो जाएंगी। मतलब शुद्ध अनुपात में इकाई नहीं होती, ये इकाई रहित होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है केवल परिमाण। परिमाण का मतलब दोस्तों आंकिक मान होता है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए हम एक इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब होता है वेग एक मीडियम में और वेग दूसरे मीडियम में। वेग की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इससे ये
कैंसिल हो जाएगी, तो इसके पास कोई इकाई नहीं बचेगी। तो हम एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो है विकृति। विकृति दोस्तों हम आगे के वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, परंतु अभी विकृति का आप फार्मूला देखिए। ये होती है, ऊपर जो होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन। लंबाई मतलब मीटर अपान लंबाई, जो प्रारंभिक लंबाई होती है वो। अच्छा, दोनों की यूनिट होती है मीटर, ये भी मीटर। मीटर इनकी SI इकाई होती है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी विकृति शुद्ध अनुपात होता है, अपवर्तनांक शुद्ध अनुपात होता है। ऐसी सभी भौतिक राशियां जिन्हें दर्शाने के लिए हमें इकाई की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सभी भौतिक राशियां शुद्ध अनुपात में आती हैं। और ऐसी बहुत सी भौतिक राशियों से पाला हमारा पड़ेगा। तो ये था पहला प्रकार भौतिक राशियों का। अब हम यहाँ पे दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार जो हमारा होता है दोस्तों, वो अदिश होता है। तो शुद्ध अनुपात में केवल परिमाण होता है, अदिश में होती है इकाई प्लस परिमाण। मतलब इसमें इकाई भी होती है और परिमाण का मतलब आंकिक मान भी होता है। जैसे आपसे बोल दिया 2 kg आलू, ये तो हो गया परिमाण और ये हो गई इकाई, तो ये एक भौतिक राशि हो गई। मतलब अदिश में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक इकाई का और एक परिमाण का। जैसे यदि हम यहां पे बात करें चाल, जैसे हम यहां पे बात करें दूरी, कार्य, जिनके लिए हमें इकाई और परिमाण की आवश्यकता होती है, वो सभी भौतिक राशियां अदिश होती हैं। अदिश के बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम अपना VIP सदिश की बात करें। सदिश वो भौतिक राशियां होती हैं जिनमें इकाई होती है, जिनमें परिमाण भी होता है और दोस्तों इसके साथ साथ दिशा भी होती है। हमें बताना पड़ता है कि जो सदिश नाम की भौतिक राशि है वो किस दिशा में कार्य कर रही है। अच्छा, दिशा का मतलब केवल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता है। दिशा का मतलब है उस भौतिक राशि के बारे में हमें कुछ और जानकारी देनी होती है इकाई और परिमाण के अलावा। इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो होता है वो विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे हम यहां पे बात करें, A से वो चला B पे पहुंचा और B से वो चला गया C पे, तो पता है ये चाल होगी AB प्लस BC। मतलब पहले A से B पे गए, फिर B से C पे गए, ये चाल हो गई। पर दोस्तों विस्थापन का मतलब है सीधा A से C तक चले जाना। मतलब आप केवल उस डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, उस दिशा की बात कर सकते हैं जिस दिशा में वो लास्ट में अंतिम समय में पहुंचा है। मतलब A से सीधा C तक। तो हमें बताना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है। देखो, चाल के लिए हम विस्थापन नहीं बता सकते क्योंकि हम A से B से गए, B से मुड़ गए, मुड़ के हम C पे पहुंच गए। परंतु यदि विस्थापन की बात होगी तो A से सीधा C तक होगा। मतलब हमारी दिशा निश्चित होगी, निर्धारित होगी। तो जिनकी दिशाएं निर्धारित होती हैं, जिनके बारे में हमें और कुछ जानकारी देनी पड़ती है, वो सभी भौतिक राशियां सदिश होती हैं। तो विस्थापन के बाद वेग भी एक सदिश राशि है। जब आपके चलने की दिशा निश्चित होती है तो वो वेग होता है, और जब आपके चलने की दिशा निर्धारित नहीं होती है तो वो चाल होती है। हम देखते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं कि जब आप घर से घूमने निकलते हो, तो घूमने का मतलब घूमना होता है यार। आप निकले, आगे चौराहे तक गए, वहां एक दोस्त मिल गया, बोले इधर चले, उधर चले गए। दूसरा दोस्त मिल गया, बोले इधर चले गए। कोई दिशा नहीं होती, उसे हम चाल, स्पीड कहते हैं।
परंतु जब आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो फिर आपकी दिशा फिक्स होती है, आपको स्कूल की तरफ ही जाना है, तो उसे दोस्तों हम वेग कहते हैं। ऐसी सभी भौतिक राशियां जिनमें इकाई और परिमाण के अलावा हमें कुछ और भी दर्शाना होता है और भी बताना होता है, वो सभी भौतिक राशियां सदिश मतलब वेक्टर होती हैं। तो एक उदाहरण की बात करते हैं। हमने कहा कि राम प्रकाश गौर, तो आप पूछोगे ना सर ये राम प्रकाश गौर कौन है, तो जो हम तुम्हें बताएंगे ना कि ये राम प्रकाश गौर कौन है, वो ही तो दिशा होगी। हम तुम्हें बताएंगे कि ये राम प्रकाश गौर एक पान की दुकान लगाते हैं, इनकी दुकान वहां है, पता ये दिशा हो गई, ये दिशा हो गई। परंतु यदि हम आपसे पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी, तो आपको कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, आपको पता है। तो नरेंद्र मोदी अदिश राशियां हो गई, ये राशियां नहीं हैं, ये उदाहरण है। तो नरेंद्र मोदी अदिश राशि हो गई और राम प्रकाश गौर सदिश राशि हो गई। सदिश राशि क्यों हो गई दोस्तों? क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि जाओ बच्चों 5 किलो आलू लेके आओ, तो आप पैसे लोगे और सीधे हमें आलू लाके दे दोगे, आपको हमसे कुछ भी और नहीं पूछना है। परंतु 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 यदि हम बोल दें कि जाओ 5 किलो आम लेके आओ, मैंगो लेके आओ, तो दोस्तों आप सीधे मैंगो नहीं ला सकते, आपको हमसे पूछना पड़ेगा कि सर मैंगो कौन से, कच्चे लाना है कि पके लाना है, और यदि पके लाना है तो हापुस लाना है, अल्फांसो लाना है, बादाम लाना है, तोतापरी लाना है, कौन से लाना है। और जब हम तुम्हें ये बताएंगे ना तो ये दिशा होगी, ये उसकी डायरेक्शन होगी, ये उसका स्पेसिफिकेशन होगा। तो जिन भौतिक राशि को हमें और स्पेसिफाई करना होता है, हमें उनके बारे में और जानकारी देनी होती है, सभी भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां होती हैं। तो आप अपने आप ये सोचना कि उन्होंने एक भौतिक राशि दी है और वो भौतिक राशि उन्होंने दिया है वैद्युत क्षेत्र। यार वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो लग कहां रहा है, किस दिशा में लग रहा है? क्योंकि हमें तो आउटपुट चाहिए ना, हमें तो उसे महसूस करना है ना। तो हम महसूस कहां करें? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर चलने में हमें ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, परंतु विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में चलने में हमें ज्यादा कार्य करना पड़ता है। तो हमें पहले पता लगना चाहिए ना कि इसकी दिशा क्या है, और जब हमें इसकी दिशा पता लग जाएगी तो फिर हम अपना कार्य कर सकते हैं। जब तक दिशा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, और वो है क्षेत्रफल। हाँ जी, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल में होता क्या है? क्षेत्रफल में होते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो वो लंबाई और चौड़ाई है किस दिशा में? अरे आपने एक प्लाट खरीदा, आपको मकान बनवाना है, तो वो प्लाट का पता होगा कि नहीं, पूर्व में इतना, पश्चिम में इतना। और यदि आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप मकान दूसरे के प्लाट पे नहीं बना दोगे, फिर वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा आके। तो लड़ाई से बचना है ना, तो क्षेत्रफल की भी दिशा हमें पता होनी चाहिए। परंतु क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, ये यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है, क्योंकि हम भौतिकी में उसका बहुत उपयोग आगे करने वाले हैं। तो देखो जरा, क्षेत्रफल में ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। हमारे पास किसी वस्तु का क्षेत्रफल ये है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, पता है इसकी दिशा अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई के लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपवर्ड, ऊपर की दिशा में। नीचे की दिशा में माइनस हो जाएगी,
दिशा तो नीचे भी होगी, परंतु नीचे माइनस। हम यहाँ पे कोई नकारात्मक बात नहीं करते हैं फिजिक्स में। जो पॉजिटिव होता है, जो धनात्मक होता है, हम केवल उसकी बात करते हैं। तो किसी भी क्षेत्रफल, ये ऐसा रखा है तो इसकी दिशा लंबवत ये हो जाएगी, ये ऐसा रखा है तो इसकी दिशा लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी। तो जिस दिशाओं में लंबाई और चौड़ाई है, उनके लंबवत ऊपर की तरफ क्षेत्रफल की दिशा होती है। ये क्या किया, ये इसको प्रदर्शित करना सदिश को हम आगे समझेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमें सदिश ही पढ़ना है। पूरा चैप्टर है, नाम लिखा हुआ है सदिश का, तो सदिश का जब नाम लिखा है तो सदिश ही पढ़ेंगे। और इसलिए पढ़ेंगे कि सदिश मतलब 80% फिजिक्स, भौतिक, हर चैप्टर में सदिश का उपयोग होगा। और एक और बात कि जब हम सदिश बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी कम से कम 25% फिजिक्स की समस्याएं कम हो जाएंगी। तो समस्याएं तो हमें कम करना है, समस्याएं कम करके ही तो प्रगति की दिशा मिलती है हमें। तो चलिए, अब आपको एक चीज समझ में आई, शुद्ध अनुपात में केवल परिमाण होता है, अदिश में इकाई और परिमाण होते हैं, जबकि सदिश में इकाई, परिमाण और दिशा तीनों होते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर ये प्रदिश क्या होता है, ये टेंसर क्या होता है। असल में क्या होता है कि कुछ भौतिक राशियां जो होती हैं ना, जिनके बारे में हम कह नहीं सकते, मतलब कई बार हमें बिना किसी उसके बारे में और जानकारी दिए हुए भी हमारा काम चल सकता है, परंतु कभी कभी हमें उसकी और जानकारी देनी पड़ती है। मतलब या तो वो हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि या तो वो सदिश है या फिर वो अदिश है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें कंफ्यूजन होता है कि क्या वो अदिश हैं, क्या वो सदिश हैं, उन सभी राशियों को प्रदिश बोल देते हैं। जैसे प्रदिश में एक उदाहरण देते हैं, धारा। हाँ जी, धारा एक प्रदिश राशि है, परंतु प्रदिश तो हमें पढ़ना ही नहीं है, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना तो वो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है और ना ही किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के सिलेबस में है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे। देखिए, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आती, जब तक हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, तो कभी इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जा सकता है। परंतु हम धारा को यहां नहीं पढ़ेंगे, हम धारा को यहां पढ़ेंगे। मतलब धारा एक अदिश राशि होती है, वास्तव में क्या होती है, वो प्रदिश होती है, परंतु प्रदिश से हमारा कोई लेना देना यहां तो है ही नहीं, तो हम धारा को अदिश राशि में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, धारा के बाद एक और दाब, प्रेशर। प्रेशर में भी कंफ्यूजन होता है कि सदिश है या अदिश है, तो उसे हम कहां लेते हैं, प्रदिश। प्रदिश का मतलब टेंसर, परंतु दोस्तों वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो वो भी यहाँ पे दाब भी हमारा किस में आ जाता है, अदिश राशि में आ जाता है। तो आपको निर्णय लेना है, भौतिक राशियां देखना है और आपको निर्णय लेना है कि ये अदिश होगी कि सदिश होगी, ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, ये आपको पता करना है। अब यहां पे कार्य की बात करते हैं। देखिए, आप घर का सामान जोड़ रहे हो तो भी कार्य कर रहे हो, और यदि आप घर का सामान तोड़ रहे हो तो भी कार्य कर रहे हो। यानी कार्य करने के लिए किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कार्य एक अदिश राशि होता है। बल हमें पता होना चाहिए, जैसे बल कि ये लग किस दिशा में रहे। मतलब यदि हम आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं तो हम बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा IIT JEE और नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बल दोनों में परिवर्तित हो जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में हमें कुछ बेसिक्स बातें करनी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट तो पूरे समझने पड़ते हैं बोर्ड की परीक्षा में भी, और उनका उपयोग करना आना चाहिए, तो फिर हम प्रतियोगिता परीक्षा के काबिल बन जाते हैं। तो पहले नॉलेज लो और फिर उस नॉलेज का उपयोग करना प्रारंभ करो। मतलब तलवार चलाना सीखो फिर चलाओ। तो तलवार चलाना सीख लिया, ये बोर्ड हो गया, और उसे जाके चलाई,
तो फिर वो प्रतियोगिता परीक्षा हो गई। और बच्चों, प्रतियोगिता परीक्षा में हमें दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना पड़ता है। मतलब हमारे पास जो जानकारियां होंगी वो यदि दूसरों से ज्यादा होंगी और उन जानकारियों का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और कर सकने योग्य हैं, तो फिर हमें प्रतियोगिता परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो ये किसी से पीछे नहीं रह सकती और नहीं रहेगी। तो हमें ये चारों भौतिक राशियां समझ में आ गई हैं। अब हम बात यहाँ पे शुरू करते हैं सदिश की। परंतु सदिश से पहले एक छोटा सा रिवीजन, एक बिल्कुल छोटा सा। तो प्रदेश को तो हम यहां से हटा ही देते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। हम 3 भौतिक राशियों की यहां पे बात करेंगे। तो देखिए आप जरा, अब 60 में, बिल्कुल 60 में, और जो आपको नोट कर लेना चाहिए और आप समझ गए हैं, सब कुछ समझना पड़ेगा। जैसे शुद्ध अनुपात केवल क्या होगा? परिमाण, मतलब अकेला परिमाण, मतलब शुद्ध अनुपात। यहां पे क्या हो जाएगा? परिमाण तो होगा और परिमाण के साथ साथ इकाई भी होगी, तो ये है अदिश। और सदिश में 3 चीजें हो जाएंगी, परिमाण प्लस इकाई, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन। तो बस ये 3 भौतिक राशियां होती हैं जिनका हम आगे उपयोग करेंगे। तो हमारे लिए सदिश और अदिश बहुत महत्वपूर्ण है, तो और उनसे में भी ज्यादा सदिश महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम सदिश यानी वेक्टर को समझना प्रारंभ करते हैं। और यदि ये सब आपको समझ में आ गया, ये पहली स्टेप है, तो अब हम अगली पायदान पर इंटर होते हैं। और अगली पायदान है आपका सदिश, और वो सदिश जो आपका कैरियर बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए सदिश को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए, ये है कोई वस्तु, ये इस दिशा में यहां जा रही है, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। ये जो इसकी लंबाई है ना, ए से बी तक लंबाई है, तो इसे हम यहाँ पे लंबाई बोल दें। भाई लंबाई कितनी है ये तो आप आंकिक मान से दोगे ना, है ना। तो आप बोल दो कि लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। ये शुरुआती बिंदु है, इसे हम बोलते हैं टेल, हिंदी में बोलेंगे पूंछ। जहां से हम शुरू करते हैं, जहां से हम स्टार्ट लेते हैं, वो पॉइंट ये है जिसे पूंछ बोलते हैं। और ये जो है अंतिम पॉइंट, इसे हेड यानी कि सिर कहा जाता है, जहां तक वो पहुंचा। ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई होती है फ्रेंड्स परिमाण। क्यों? क्योंकि ये आंकिक मान है, और इस आंकिक मान के लिए हमें इकाई चाहिए होगी। हाँ, 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 किलोमीटर, तो इकाई की जरूरत पड़ी। हमने यहाँ पे परिमाण भी बता दिया, और ये हो गई ए से बी तक दिशा। मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की जगह पे हम मान लेते हैं कि ए सेंटीमीटर है। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम इस परिमाण, ये ए क्या है? परिमाण, उसके ऊपर एक यहां पे एरो यानी तीर का चिन्ह बना देते हैं। तो ये हो गया, इसे पढ़ते हैं ए सदिश। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह बना दिया जाता है। अब ए सदिश हो गया। अब ए सदिश का परिमाण क्या है? इस सदिश का केवल परिमाण है ए। क्यों? हमने बोला ना कि परिमाण के ऊपर ही हम ये तीर का चिन्ह बनाते हैं, तो ये सदिश का प्रस्तुतिकरण हो जाता है, प्रेजेंटेशन होता है। इसका परिमाण है ए। मान लो उन्होंने लिखा है बी सदिश, तो बी सदिश का जो परिमाण होगा ना, जी हां,
इसका परिमाण होगा b। परंतु परिमाण को हम एक और तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो है इसका ही मतलब होता है a और ये मॉड, यानी दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि किसी सदिश को लिख दिया जाए तो वो परिमाण ही होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब गणितीय भाषा में समझें कि इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक। और हमारे फिजिक्स में जो दो दिशाएं होती हैं वो एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे तो एक ही दिशा बची, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में कुछ विशेष बात बतानी पड़ेगी। भाई आपके शहर में एक ही दुकान है और हम आपसे बोलें कि आओ 2 किलो दाल लेके आओ, तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि 2 किलो दाल उस दुकान से लेके आओ? अरे यार एक ही दुकान है। यदि हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि 2 किलो दाल वो कोने वाली दुकान से लेके आओ, तो आप हंसते हो जाओगे कि सर तो पागल हो गए हैं, और कौन सी दुकान थी? तो हमें नहीं बताना पड़ता। ये वही बात है, यदि हमने यहाँ पे इसे मापांक में लिख दिया तो ये हमेशा प्लस होगी, मतलब आंसर एक सा ही आएगा। तो या तो ए लिख दो या ए सदिश के दोनों तरफ समांतर रेखाएं, तो दोनों तरीके से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः फिजिक्स में ऐसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा डरावना लगता है, परंतु डर के आगे जीत है। हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक पी के बोल सकते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी बात नहीं है, परंतु डर के आगे तो जीत है। डर को काबू में करना पड़ेगा। तो डरो मत, ये और ये एक ही बात है। जहां ये लिखा हो तो आप समझ लेना कि वो तो ए ही है। तो सदिश जैसे एक और देखो जरा, ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक और वेक्टर हमने बना दिया, ये है हमारे पास बी वेक्टर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका परिमाण ज्यादा है। अच्छा, हम मान सकते हैं ना, जब ग्राफी विधि से रूपांतरण करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर माना जा सकता है। मैप देखा, मैप नक्शा है ना, नक्शा में माना जाता है कि ये 1 इंच इज इक्वल टू इतने किलोमीटर। तो हम मान सकते हैं, यहाँ पे हम किलोमीटर और लाइट ईयर कुछ भी शो कर सकते हैं। परंतु ये समझ में आ गया कि जो हमारा ये पहला वाला सदिश है, जो प्रथम सदिश है, उसका परिमाण कम है, और जो हमारा दूसरा सदिश है इसका परिमाण ज्यादा है। तो किसी भी सदिश को जब हमें शो करना होता है तो उसके लिए हमें ऐसे उसके ऊपर एक एरो का चिन्ह लगाना होता है, तो वो हमारा परिमाण हो जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में निश्चित आ गई होंगी। हम सामान्यतः इससे परिचित हो रहे हैं, इससे हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये बात आपको समझ में आई। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अदिशों के जोड़ घटाने गुणा भाग सामान्य बीजगणितीय नियमों के आधार पर हो जाते हैं, परंतु सदिशों के जोड़ घटाने गुणा भाग सामान्य बीजगणितीय नियमों से नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास दो चीजें होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और दोनों को हमें अलग अलग करना पड़ता है। तो सदिशों के लिए यदि हमें जोड़ घटाने गुणा भाग करने होंगे तो फिर हम कुछ सदिश नियमों का पालन करेंगे, और उसके द्वारा ही हम बता पाएंगे कि कैसे उनका ये कैलकुलेशन, गणनाएं होती हैं। तो मतलब सदिश की गणनाओं के लिए हमें कुछ सदिशों के नियम की जानकारी लेना पड़ेगा। वो जानकारी हम आगे लेंगे, इसी वीडियो में लेंगे। और ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब आप समझ गए हैं कि कोई भी सदिश जिसके पास परिमाण, दिशा और इकाई तीनों होते हैं, तो आप ये समझ गए कि सदिश के पास इकाई, परिमाण और दिशा तीनों होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात और देखिए जरा, यहाँ पे क्योंकि जब हम
भौतिक की बात करते हैं तो ग्राफ जरूर लेते हैं। अब हम थोड़ी सी बात ग्राफ की करते हैं। ये है हमारे पास कोई ग्राफ, ये एक्स अक्ष हो गया और इसके लंबवत ये हो गया वाई अक्ष। दोस्तों जहां ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं और ओ को कहा जाता है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ओरिजिन होता है, शुरुआत होता है। मतलब अब आप ठीक है, जहां पे एक्स और वाई एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। परंतु फिजिक्स की भाषा में आप ये बात समझिए, और बहुत जरूरी है इसे समझना कि मूल बिंदु जनरली ऑफिशियली वो बिंदु होता है जिसे सब जानते हैं। अच्छा, हम कहां चलते हैं फिजिक्स में? नॉन से अननोन की ओर। जो हम जानते हैं उससे जो हम नहीं जानते वो निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो मूल बिंदु ऐसा बिंदु होता है जिसे सब जानते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें कि आप यदि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, हम आपको यदि कोई एड्रेस बताना है तो हम बोलेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से इतनी दूर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या हो गया? वो आप जानते हैं, वो मूल बिंदु हो गया। तो जिसे हमें बताना है वो जो जगह बहुत अच्छे से जानता है उसी जगह को मूल बिंदु कहा जाता है। अब देखिए जरा यहां से यदि कोई वस्तु इस दिशा में चल रही है, ये है दिशा, तो पता है ये धनात्मक दिशा होगी। इसे धनात्मक को ऐसे ही लिखना सीखो आप, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। ये बाय अक्ष की दिशा हो गई कि इस दिशा में वो यदि चल रही है तो ये दिशा पॉजिटिव होगी। परंतु वो वस्तु यदि इस दिशा में चल रही है तो नेगेटिव होगी। आप बोलोगे सर ये तो पता है, ये 12 में पढ़ना पड़ रहा है हमें। नहीं, हम वो चीज पढ़ेंगे जो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। अभी तो हम यहां की बात करें, ये इस दिशा में चल रहा है तो ये नेगेटिव होगी। अब थोड़ा सा एलजेब्रा मैथ से थोड़ी सी अलग चीज कि वो इस पॉइंट पे था, ए से बी गया, परंतु वो यदि सी से चलना शुरू करके इस तरफ चला गया तो दोस्तों ये इधर ही नेगेटिव हो जाएगा। मतलब उसकी दिशा मूल बिंदु से दूर की तरफ होगी तो धनात्मक होगा, और उसकी दिशा यदि मूल बिंदु के पास की ओर हो रही है तो वो ऋणात्मक होगा। तो इधर से इधर चलता चला जाएगा तो पूरा ऋणात्मक होगा। ऐसे ही जब वो इस दिशा में चल रहा है तो फिर वो ऋणात्मक होगा। यदि वो इस दिशा में चल रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, और यहां तो होगा ही इस दिशा में चलने पे। और यहीं पे यदि इधर चलने लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहीं पे इस दिशा में चलने लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास यदि ए वेक्टर ये है तो हम इसे कैसे शो करते हैं? ऐसे। परंतु यदि हमारे पास ऐसा है तो भी हम इसे ऐसे ही शो करते हैं। मतलब आप ऐसा मत कर देना कि ये तो इस दिशा में जा रहा है तो उसकी आपने दिशा बदल दी, उसकी दिशा आपने परिवर्तित कर दी। तो आपको हमारी ये बात समझ में आई। ये हम वेक्टर से, ये हम सदिश से पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं सदिशों के प्रकार की। केवल इंट्रोड्यूस होना है, समझना है। ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, असमान सदिश, समतली सदिश, समप्रारंभिक सदिश और शून्य सदिश, इतने प्रकार हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा ध्रुवीय सदिश। तो देखिए आप, ये क्या होता है? ध्रुवीय सदिश एक ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है,
जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता लगता है वो ध्रुवीय सदिश होता है कि उसने यहां से शुरू किया और इधर जा रहा है, तो ये सदिश ध्रुवीय सदिश होता है। जैसे कि ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये उसका अंतिम बिंदु हो गया, पूंछ बोलते हैं और इसे सिर बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो बल, कोई भी क्षेत्र, बल, क्षेत्र, विस्थापन। मतलब सही बात तो ये है कि फिजिक्स में अधिकतर जो सदिश होते हैं वो ध्रुवीय सदिश होते हैं। और दोस्तों, आप केवल इतनी बात याद रखो कि जिसका प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्ट पॉइंट आप बता सकते हो, वो सभी सदिश जो हैं वो ध्रुवीय सदिश होते हैं। अच्छा, इसे और समझेंगे जब हम ये दूसरा प्रकार यहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये है अक्षीय सदिश। पता है, ऐसे सदिश जिनमें शुरू कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हमें पता नहीं लगता। तो जितनी भी वृत्तीय गति हैं, घूर्णी गतियां हैं और इनसे रिलेटेड जो फिजिक्स की टर्म्स हैं, वो सभी अक्षीय सदिश में आते हैं। पर ये प्रश्न ये उठता है कि अक्षीय क्यों बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कोई वस्तु ऐसे घूम रही है। अब बताओ जरा, ये घूम रही है तो घूम रही है ना, इसका आप कोई स्टार्ट पॉइंट बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो भैया, जिसका हम स्टार्ट पॉइंट नहीं बता सकते हैं ना, तो सभी सदिश अक्षीय सदिश होते हैं। जिसका हम स्टार्ट पॉइंट बता देते हैं वो सदिश ध्रुवीय सदिश होते हैं। और हमने बोला कि 80% सदिश ध्रुवीय सदिश पढ़ेंगे हम फिजिक्स में। ये केवल वृत्तीय गति और घूर्णी गति वगैरह और उनसे जुड़े हुए जो भी भौतिक की टर्म्स हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसे अक्षीय सदिश क्यों कहते हैं? क्यों क्यों क्यों? तो देखिए, इसकी दिशा पता करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, अपना राइट हैंड सीधा हाथ लेना पड़ेगा और इसकी उंगलियां उस दिशा में मोड़ देना होगा जिधर ये चल रहा है। तो ये ऐसा चल रहा है, तो जो अंगूठा है ना, अंगूठा, ये इसकी दिशा बताएगा। मान लो ये ऐसा घूम रहा है तो ये है इसकी दिशा। चलो हम एक्स वेक्टर बोल देते हैं। अक्ष आ गया, जिस अक्ष पे ये वस्तु घूम रही है, डिस्क मान लेते हैं, वो अक्ष इसकी दिशा दर्शाता है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है ना, वो ही पॉजिटिव होगा। जो बच्चे प्रतियोगिता के लिए सकारात्मक रूप से ये समझ रहे होंगे, वो बच्चे पॉजिटिव हैं। और जिन्हें लग रहा होगा कि इतना सारा समझना है, नहीं है इतना सारा, ये तो इंट्रोडक्शन है, आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए, ये अक्ष इसकी दिशा होती है, इसलिए इसे अक्षीय सदिश बोलते हैं। और इसकी जो दिशा होती है, जैसे कि कोई इधर गया फिर इधर चला गया, तो जो दिशा होगी वो ये होगी। पर स्टार्ट पॉइंट, शुरुआत बिंदु तो आपको पता है, यहां पे नहीं पता यार कि ये कैसे घूम रहा है, कहां से शुरू कर रहा है, घूम रहा है कैसे, ये तो पता है, परंतु ये शुरू कहां से कर रहा है ये आपको नहीं पता। जब आपको उसका शुरुआती बिंदु पता नहीं होता है तो आप खुद ही डिसीजन ले लेना कि ओ इट इज ए एक्सियल वेक्टर। हाँ, ये अक्षीय सदिश होता है। और जिसमें आपको पता लग जाए कि ये शुरू कहां से हो रहा है, तो फिर उसे ध्रुवीय सदिश बोलेंगे। चलिए, ये दोनों बातें हमने यहां समझ ली। अब हम अगला, और सही बात तो यह है कि जब हम स्थिति सदिश की बात करते हैं तो ये सदिशों का क्या बोलते हैं, वो बॉम्बे की लैंग्वेज में बोले ना कि स्थिति सदिश सदिशों का बाप होता है, बाप होता है। तो ये समझें। देखिए, ये है हमारे पास एक्सिस सिस्टम, ये एक्स और ये वाई सदिश बनाना है तो कुछ ऐसे भी कर दो। अब क्या हुआ कि किसी समय पे वो बिंदु यहां पे है पी पे, और ये तो आपको मालूम है कि ओरिजिन है, वेल नोन पॉइंट, जिसे आप जानते हैं, जिसे सब जानते हैं, वो ही होता है ओरिजिन। तो पता है, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दो
दिशा पता लग गई ना, डायरेक्शन पता लग गई ना। ये जो ओपी सदिश होगा उससे हम बोलेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। इसको हम बोलेंगे आर सदिश। मतलब क्या हुआ यहां पे जो ओपी सदिश है ना, इसे हम हमेशा आर से प्रदर्शित कर, हमेशा नहीं 90% केस में, कभी कभी और कुछ भी हम बोल देते हैं। तो ये जो ओपी सदिश है, क्यों, क्या विशेषता है इसकी, ये डायरेक्ट ओरिजिन से रिलेटेड है। जब डायरेक्ट ओरिजिन से रिलेटेड है तो फिर ये स्थिति सदिश कहलाएगा। तो मतलब स्थिति सदिश का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष दर्शाई जाए तो उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। फिर से बोले, मूल बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति दर्शाई जाए तो वो स्थिति सदिश कहलाता है। तो इसे हम आर सदिश से प्रदर्शित करते हैं। और आपको पता है कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मूल बिंदु सब जानते हैं, और सब जानते हैं, वहां से कोई जानकारी दी जाए तो सब जानेंगे, तो हमें उन्हें बताना तो है ही। तो पहला ये हमारा स्थिति सदिश हो गया, और इससे तुम्हारा पाला पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि हमें सबका स्थिति सदिश पता होना चाहिए। अब दूसरा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। आप बोलोगे कि सर आप तो सबका ही ये बोल रहे हैं। हाँ, तो क्यों किसी के साथ बेईमानी करें, परंतु कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विस्थापन सदिश की। देखना, इन दोनों में अंतर भी समझना है। विस्थापन सदिश ये है हमारा अक्षीय सिस्टम एक्स, और ये हो गया वाई। अब आप देखिए कि कोई वस्तु यहां से चल रही है P से, और यहां चलती हुई कहां पहुंच गई, P डैश से। तो जो PP डैश होगा ना, PP डैश, इसे हम बोलेंगे विस्थापन सदिश। क्यों भैया, क्यों विस्थापन सदिश कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इसका मूल बिंदु से कोई लेना देना नहीं है, ये दूर जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है। तो वो कहीं से कहीं जा रहा है यार, अब पता नहीं है वो कहां से कहां जा रहा है, हमें नहीं पता कहां से कहां जा रहा है। तो फिर हम कैसे उसका उपयोग करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि कोई कहां से कहां जा रहा है। तो आप बताओगे क्या कि वो कहां जा रहा है, आप कैसे बताओगे कि वो कहां जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो उस बिंदु से जुड़ा ही नहीं है जो बिंदु हमें पता है। तो जोड़ेंगे, तो हम इसे इस बिंदु से जोड़ेंगे मतलब हम यहां से एक ये ले लिया पहला स्थिति सदिश, इसे R1 सदिश बोलते हैं, और इसे यहां से जोड़ दिया दूसरा स्थिति सदिश जिसे हम R2 वेक्टर बोलते हैं। अब उसका शुरुआत प्रारंभिक बिंदु भी हमें पता लग गया ओरिजिन से, मूल बिंदु से, कि वो कहां से शुरू कर रहा है। अब हमें समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने उसके स्टार्ट पॉइंट को, उसके प्रारंभिक बिंदु को कहां से जोड़ दिया, उस बिंदु से जोड़ दिया जो हमें पता है, तो हमें पता लग गया। और अंतिम बिंदु को भी हमने मूल बिंदु से जोड़ दिया, तो ये भी हमें पता लग गया। अब हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि P डैश जो कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या हो गया ये, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। वो यहीं से तो चलना शुरू हुआ था, यहां से चलते चलते यहां हो गया, तो हम क्या करें, तो हम ये करें कि अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो किसी भी विस्थापन सदिश को पता करने के लिए हमें दो स्थिति सदिश की जरूरत पड़ती है, एक उसके शुरुआती बिंदु का स्थिति सदिश और एक उसके अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश। और ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक करना। मान लो कि वो कहां चल रहा है, P डैश से चल के P पे जा रहा है, उल्टा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश करना पड़ेगा। मतलब हमें वो स्थिति सदिश जो उसके अंतिम बिंदु से जुड़ा है, उसमें से वो स्थिति सदिश जो इसके प्रारंभिक बिंदु से जुड़ा है, उसे माइनस
कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है विस्थापन सदिश। तो भैया हमने कहा था ना स्थिति सदिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तो विस्थापन सदिश है, परंतु स्थिति सदिश नहीं पता होगा तो फिर विस्थापन सदिश आप कैसे बताएंगे? तो फिर मुन्ना क्या करेगा? तो हमें पहले स्थिति सदिश पता होना चाहिए। तो ये था हमारा विस्थापन सदिश, एक ऐसा सदिश जो सीधा सीधा मूल बिंदु से नहीं जुड़ा होता है, अदर देन मूल बिंदु से अलग कहीं चल रहा होता है, उसकी दिशा मूल बिंदु से सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं होती है, उस सदिश को हम कहते हैं वही जो आपने देखा ये। चलिए ये हमारा विस्थापन सदिश हो गया। तो ये बहुत तीनों चीजें, हम तीनों नहीं यार दो की बात करते हैं, ये दो वीआईपी चीज पढ़ी है भी हमने। अब ये जो है ना यहां तक ये बहुत ही सामान्य है, इनसे केवल हम परिचय प्राप्त कर लें, इनकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप समझ में आता, परंतु पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी छोड़ा तो कैरियर भी छूट सकता है। तो हम अब यहां पे बात करने वाले हैं समान सदिश की। फटाफट फिर इनको डिटेल करेंगे शून्य और एकांक सदिश को। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? वही समान सदिश की। समान सदिश के लिए कम से कम दो सदिश तो चाहिए, दो के अलावा भी बहुत से ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं, परंतु कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। तो समान सदिश के मतलब होते हैं ऐसे दो सदिश हम फिर से बोल रहे हैं, दो की जगह 200 भी लिख सकते हो आप, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान होती हैं। परिमाण और दिशाएं बोल दें, दिशाएं समान होती हैं। परिमाण भी समान होगा, दिशा भी समान होगी, तो समान सदिश होगा। नाम से ही तो क्लियर है, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक सदिश है ए सदिश और एक सदिश है बी सदिश, दोनों के परिमाण समान है, दोनों की दिशाएं समान है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल वेक्टर, दोनों समान सदिश होते हैं। ए सदिश बराबर बी सदिश। अब एक सामान्य सी चीज में एक असामान्य सी चीज पढ़ते हैं हम। देखिए इस बी को यहां भी ले आओ, यहां ले आए इस बी को, तो भी ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे। मतलब इसे इसके समानांतर कहीं पे भी लेके चले जाओ, इधर उधर, बस मुड़ोगे नहीं तो समान सदिश होंगे। मतलब ये यदि आपका ए सदिश है तो इसे ऐसे खसकाते चले जाओ तो भैया ये भी ए ही सदिश होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम सदिशों को खसका सकते हैं। मतलब ये सदिश, ये इसकी दिशा, ये दिशा इसकी हेड है, सिर है, और ये टेल है, ये ऐसा रखा है। ये ऐसा रखेंगे तो भी वही होगा, ऐसा रखेंगे वो भी तो ही होगा, ऐसा भी वही होगा। तो मतलब एक रेखा है यार, कोई सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहां पे यदि हमने ये ए वेक्टर बनाया, यदि हमें कुछ गणितीय व्याख्या करनी है, इसी ए वेक्टर को हम यहां पे भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये पूरा इस लाइन पे खसक सकता है। समझ गए? कैलकुलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी परिमाण भी नहीं बदली और उसकी दिशा भी नहीं बदली। दो समानांतर रेखाएं हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी दिशाएं चेंज नहीं होती। तो ऐसे और ऐसे सदिश को हम समानांतर सदिश भी बोल सकते हैं, है ना? ऐसे सदिश को हम समानांतर सदिश भी बोल सकते हैं। एक और सदिश जो हमने यहाँ पे प्रकार में नहीं लिखा है, वो सदिश भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है वो अभी के अभी याद आया हमें, इसे बोलते हैं समरेखीय सदिश।
नहीं समझा रहा है हम समरेखी सदिश। समरेखी सदिश से पहले हम विपरीत सदिश पढ़े, इसे अभी हम पढ़ेंगे। क्यों क्यों क्यों, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। विपरीत सदिश, पहले विपरीत सदिश पढ़िए। विपरीत सदिश में समान परिमाण समान होता है। चलो आंकिक मान समान हो गया, परंतु जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं अपोजिट, विपरीत होती हैं। अच्छा, विपरीत होती हैं मतलब दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाता है, परिमाण समान होंगे। ये ए सदिश हो गया, एक इधर जा रहा है तो बी सदिश। ये 180 डिग्री कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। परंतु देखो, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, और ये 180 का कोण होता है। ए और ये पॉइंट से चला ना, इन दोनों के बीच कितने का कोण होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण जो होता है तो वो तो होता ही। तो विपरीत सदिश में क्या हो गया, जिसे ऋणात्मक सदिश भी कहा जाता है। इस सदिश में ये हो गया कि उनके परिमाण समान होते हैं, परंतु दिशाएं अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। इन्हें हम विपरीत सदिश बोलते हैं। और समान सदिश में तो पता है, समरेखी सदिश मतलब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में कार्य करते हैं। मतलब ये सभी सदिश कैसे हो गए, समरेखी सदिश। मतलब ये ए सदिश, फिर यहीं पे बी सदिश, फिर यहीं पे सी सदिश। ये अब समरेखी सदिश और समान सदिश में अंतर क्या आ गया, यहाँ पे परिमाण का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। परिमाण कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा, समरेखी सदिश ऐसे भी हो सकते हैं, एक ए वेक्टर इधर चल रहा है, दूसरा बी वेक्टर इधर चल रहा है। मतलब इनकी दिशाएं अलग हो सकती हैं, परंतु 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 ये एक ही रेखा में होते हैं। ये देखिए आप, ये इधर और ये इधर, ये भी संरेखी सदिश हैं। और ये इधर और ये भी इधर, तो ये भी संरेखी सदिश हैं। तो ऐसे सभी सदिश संरेखी सदिश होते हैं जो एक ही रेखा पे होते हैं। समझ गए। और असमान और विपरीत सदिश में परिमाण बराबर होते हैं, दोनों में परिमाण दोनों में बराबर होते हैं। समान सदिश में दिशाएं भी समान होती हैं और विपरीत सदिश में दिशाएं असमान होती हैं। चलिए भैया, जितना लिखा था उससे ज्यादा कर दिया। फिजिक्स तो यथार्थ होती है। अब हमने समान सदिश पढ़ लिए, विपरीत सदिश पढ़ लिए, और अब हम असमान सदिश की भी बात कर लें, थोड़ा सा समझ में आए। असमान सदिश, ऐसे दो सदिश असमान सदिश होते हैं, ऐसे दो सदिश असमान हो सकते हैं जिनकी या तो परिमाण समान है या फिर दिशाएं समान हैं। मतलब ऐसे सदिश असमान सदिश होते हैं कि उनमें एक चीज तो मिलनी चाहिए, एक तो मिलनी चाहिए, या तो परिमाण समान हो जाए या फिर दिशा समान हो जाए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दोनों हो, दोनों होंगे तो फिर वो तो समान सदिश हो जाएंगे ना। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के परिमाण समान हैं, और जब दोनों के परिमाण समान है तो ये असमान सदिश हो सकते हैं, परंतु इनकी बिल्कुल भी जरूरत तो नहीं है। अच्छा, ध्यान देने से कुछ नहीं होता है, ध्यान दो तो फिर अच्छा रहता है। तो असमान सदिश भी हमने यहाँ पे कर लिया, और अब हम बात करेंगे समतली सदिश। एक ही तल में रहने वाले सभी सदिश समतली सदिश होते हैं। ये बोर्ड में जितने भी सदिश इसके तल में बनाएंगे वो सब समतली सदिश होंगे। हमने ऐसे हाथ में जितने भी सदिश, ये पूरा घूम जाए हम ऐसे, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, गोल गोल, तो ये ऐसे ही घूमेंगे तो ऐसी गोल गोल रानी में ये भी एक तल में, ये कौन से तल में हो गए, ऊर्ध्वाधर तल में हो गए। ये घूम रहे हैं तो ये क्षैतिज तल में हो गए, परंतु होना एक ही तल में होना चाहिए, या तो वो पूरे क्षैतिज तल में हो या फिर वो पूरे ऊर्ध्वाधर तल में हो। आप समझ गए ये बात। तो ये आपके समतली सदिश होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
समप्रारंभिक सदिश, समप्रारंभिक सदिश। जब आपके स्कूल से छुट्टी होती है और स्कूल से छुट्टी के बाद आप घर जाते हैं तो फिर आप समप्रारंभिक सदिश होते हैं। मतलब सभी ने एक ही जगह से शुरू किया, सबने चलना कहां से शुरू किया? स्कूल से शुरू किया, एक ही पॉइंट हो गया। तो जब स्टार्ट पॉइंट, जब शुरुआती बिंदु समान होता है तो वो समप्रारंभिक सदिश होते हैं। मतलब इस पॉइंट से इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, तो ये सभी सदिश समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। यानी ऐसे सभी सदिश जिनका स्टार्ट पॉइंट सेम होता है वो सभी सदिश समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं हमारे फिर दो सबसे इंपॉर्टेंट सदिशों की। अब यहां पे बात होगी शून्य सदिश की। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 होता है। यानी शून्य सदिश का जो परिमाण है वो शून्य होता है और दिशा नकली होती है, आर्बिटरी होती है। दिशा निर्धारित नहीं होती है, हम कर भी नहीं सकते, निर्धारित नहीं, नकली होती है, भ्रमित करने वाली होती है। तो फिर हम ये भ्रम वाली चीज पढ़ क्यों रहे हैं? अरे हम भ्रम वाली चीज इसलिए पढ़ रहे हैं, हम तुम्हें बताएं कि जो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, वो शून्य सदिश है। यार एक बात तो समझ लो ना, मूल बिंदु शून्य सदिश है जिसका अपना परिमाण नहीं है, जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं है, छद्म दिशा। हम इसकी दिशा को क्या बोल देते हैं? दिशा को हम एक वर्ड यूज करते हैं, छद्म। यार स्थिति सदिश आपको बताना होता है ना, तो फिर आप मूल बिंदु के सापेक्ष ही तो बताते हैं। यदि मूल बिंदु की अपना परिमाण और अपनी दिशा होती तो फिर हम गलत नहीं हो जाते। यार तुम सोचो कि उनने कहा कि एक लाल बस जा रही है और लाल बस से 3 किलोमीटर आगे है उसका। भैया लाल बस जा रही है, जाती जाएगी तो घर की दूरी बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? तो आप लाल बस को मूल बिंदु ले सकते हो क्या? नो नो नो, आप लाल बस को मूल बिंदु नहीं ले सकते। तो मूल बिंदु एक स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, जिसका अपना परिमाण नहीं होगा, तभी तो हम दूसरा, देखो देखो देखो, जिसका अपना स्वार्थ नहीं होगा तभी तो वो दूसरों के लिए काम आएगा। जिसका अपना स्वार्थ होगा वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए काम नहीं करेगा। क्या बात है, ज्ञान 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 बहुत बट रहा है ज्ञान। नहीं, हम तो फिजिक्स की जानकारी ले रहे हैं। और एक बात बताएं, फिजिक्स की पढ़ाई मढ़ाई नहीं होती है, फिजिक्स में डिस्कशन होता है, समझे? हाँ डिस्कशन होता है, परंतु ये बनबे है तो हम खुद ही आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मूल बिंदु शून्य सदिश है, तो सर क्या केवल मूल बिंदु ही शून्य सदिश होता है? नहीं, बहुत से सदिश शून्य सदिश होते हैं। देखो जरा, ये मार्कर हमने जंप किया, ये हाथ में आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया, तो इसका विस्थापन सदिश शून्य सदिश होगा, क्योंकि यही था ना, प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट सेम हो गए ना, तो ये भी शून्य सदिश हो गया, विस्थापन भी शून्य सदिश हो गया। हमारी बात समझ में आई? कब कब? जब कोई वस्तु को जहां से फेंका गया है वो वहीं आ जाए तो विस्थापन सदिश शून्य सदिश होता है। यानी कोई भी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो जाएं तो वो शून्य सदिश हो जाता है, मतलब उसका विस्थापन सदिश शून्य सदिश हो जाता है, तो हो जाता है। चलिए और किसकी बात करें? अच्छा, कोई वस्तु गति कर रही है और वो एक समान गति से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो त्वरण क्या करता है? गति बढ़ाता है। यार यूनिफॉर्म मोशन में है, वो रुक नहीं रही है, तो कोई तो है जो उसे आगे बढ़ाता जा रहा है, परंतु उसकी गति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, परंतु कोई बढ़ा तो रहा है।
तुम सोच के देखो ना यार, कोई चीज अपने आप चलती जाएगी? तो क्या कोई वस्तु अपने आप गति करती जाएगी? उसके लिए कोई ना कोई बल की जरूरत पड़ेगी। वो बल से जन्म लेता है त्वरण, हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। एक ही टॉपिक में तो सब नहीं हो सकते ना, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़नी है। पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं भाई, तो मूल बिंदु शून्य सदिश होता है। ऐसा विस्थापन सदिश कि वस्तु ने जहां से शुरुआत की है वो वहीं आ जाए, तो वो भी शून्य सदिश होता है। बिना त्वरण के गति का त्वरण, एक्सेलरेशन, भी शून्य सदिश होता है। किसी भी शून्य सदिश में किसी सदिश को जोड़ा जाए प्लस शून्य सदिश, तो ये वो ही सदिश आ जाता है। तो यही तो हमें पता करना है ना, ओरिजिन के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति आर सदिश से ही तो दी जाती है, क्योंकि शून्य सदिश का अपना कोई परिमाण है ही नहीं। परंतु यदि किसी सदिश का इंटू किया जाए शून्य सदिश में तो शून्य सदिश ही आ जाता है। किसी संख्या का भी गुणा किया जाए शून्य सदिश में तो शून्य सदिश ही आता है। परंतु जोड़ने पे जो सदिश शून्य सदिश में जोड़ते हैं, जी हाँ, जो सदिश शून्य सदिश में जोड़ते हैं वो ही आता है। यानी यदि हम यहाँ पे करें b सदिश प्लस 0 तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें b सदिश ही मिलेगा। तो ये शून्य सदिश आपको समझ में आ गया, इसके इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, भौतिक महत्व समझ में आ गया। क्योंकि शून्य सदिश से हम दूसरे सदिशों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। ओ भैया, ये भौतिक, ये फिजिक्स जानकारियों का ही तो खेल है। जितनी ज्यादा जानकारियां आपके पास होंगी और उनका आप उपयोग कर पाओगे, तो फिर आप यार डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, इंजीनियर भी आईआईटी जेईई में बन सकते हो। यार डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बनेंगे तो जानकारियां तो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि सफल वो होता है जिसके पास दूसरे की तुलना में ज्यादा जानकारियां होती हैं। और इसे शुद्ध हिंदी में नहीं, शुद्ध इंग्लिश में नॉलेज बोलते हैं। तो नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और अब हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, ये महत्वपूर्ण बात थी, ये भी महत्वपूर्ण बात थी। अब बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं, और वो है एकांक सदिश। इन इंग्लिश इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कई बुक्स में इसे एकक सदिश भी कहा गया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। यदि एकक सदिश कहा है उन्होंने तो मान लेना। तो अब हम यहाँ पे पूरी बात करेंगे एकांक सदिश की, और ये हमारी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, तो इसे मिटा के हम बोर्ड भी खाली कर लेते हैं। तो एकांक सदिश क्या होता है? पता, सही बात तो ये है कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये भौतिक राशि का एक प्रकार होता है। क्यों भैया, क्या क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आएगा। एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण वन होता है और दिशा होती है। एंड हैविंग डायरेक्शन, परिमाण एक होता है पर दिशा होती है। मतलब हम केवल कह सकते हैं कि एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसके पास केवल दिशा होती है। परिमाण भी होता तो है यार, परंतु वन होता है, परिमाण एक ही होता है। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। मतलब यार देखो देखो देखो, आपने सदिश पढ़ा, अदिश पढ़ा। अदिश में क्या था? परिमाण। अब इकाई तो है इनमें, तो इसलिए इकाई नहीं लिख रहे। फिर आपने सदिश पढ़ा, सदिश में क्या था? परिमाण और दिशा इकाई के साथ। अब तीसरा यदि हम बोले तो वो हो गया एकांक सदिश। तो एकांक सदिश में केवल क्या होती है? दिशा। तो भौतिक राशियों में तो इसकी जगह बनती है यार, केवल परिमाण केवल दिशा दोनों। मतलब अदिश
और एकांक सदिश दोनों को मिला दो तो हमें क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है। तो आप चाहो तो इसे भौतिक राशि का चौथा प्रकार मान सकते हो। प्रदिश को तो हम बात कर ही नहीं रहे। तो जिसका परिमाण वन होता है, मतलब जिसके पास केवल दिशा होती है, उस सदिश को हम एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकक सदिश कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने का भी अलग तरीका है। ऐसे ए वेक्टर है तो इसे ऐसे लिखते हैं, ए कैप। छोटा ए भी लिखेंगे तो ये साइन लगाता है ना, ये कैप 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 कैप, ए कैप। ये है एकांक सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका। तो किसी को भी जब हम एकांक सदिश प्राप्त करना होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके परिमाण को एक करना पड़ेगा। सोचो 4 को 1 करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। 5 को 1 करना है तो 5 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। हमारे पास ए सदिश है, इसका परिमाण ए है, जिसके ऊपर ये तीर लगता है वो ही तो परिमाण होता है। तो इसे ए से ही भाग दे दो ना यार। जब ए वेक्टर को ए से भाग देंगे तो इसका परिमाण 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा ए कैप। ओ हो, हमारे पास तो फार्मूला आ गया। क्या बात है। मतलब क्या लिखेंगे, सदिश अपान सदिश का, उसी सदिश का परिमाण बराबर एकांक सदिश। क्या बात है। यदि हमारे पास बी वेक्टर है, बी से ही भाग दे दो तो हमें मिल जाएगा बी कैप। कैप 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 मतलब एकांक सदिश। ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप। ये उधर चला गया सामने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा, तो ये यहां से इधर चला गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू बी कैप हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। तो हमें जरूरत पड़ती है कई बार यार। देखो फिर हम आपको एक बार बताएं कि जो सदिश होते हैं ना, उन सदिशों में 2 चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। सर कितनी बार बताओगे आप ये, यार कितनी बार बताएं तो ही कम है, परंतु इंपॉर्टेंट बात तो है। तो हम दोनों को यदि एक साथ कैलकुलेट करें, गणना करें, तो हम बड़े कंफ्यूज होंगे। यार 2 घोड़ों पे बैठ के चलो, एक घोड़ा इधर चला गया, एक घोड़ा इधर चला गया, क्या होगा सोचो ही मत यार। टेंशन वाली चीज सोचनी नहीं चाहिए। तो सुनो हमारी बात आगे सुनो। तो हमें पता है हमें एकांक सदिश की बहुत जरूरत होती है। परिमाण को हम कैलकुलेट कर लें, गणना कर लें, बाद में उससे एकांक सदिश का गुणा करके उसे सदिश बना लें। देखो ना, ये परिमाण गुणा एकांक सदिश बराबर सदिश। हमारी बात समझ में आई। देखो देखो तो आपने घर में एक सूटकेस खरीदा और उसे तैयार करके रख लिया, कहीं जाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी से लेके चले जाएंगे। परंतु वो सूटकेस आपने सर्दियों में खरीदा था तो उसमें सोडा वगैरह सब रखे हुए थे। तो अब गर्मियों में कहीं जाओगे तो आपको वो सूटकेस लेके जाओगे आप, या तो एक अलग सूटकेस बनाना पड़ेगा जो गर्मियों में चले, एक अलग सूटकेस बनाना पड़ेगा जो सर्दियों में चले, एक अलग सूटकेस बनाना पड़ेगा रेनकोट वाला जो बारिश में चले, है ना। एक ही सूटकेस तीनों में नहीं करेगा। या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उससे स्वेटर निकालना पड़ेगा। तो जब हमें सदिशों का गुणनफल, भागफल कुछ भी करना होता है तो पहले उससे दिशा निकाल के अलग कर दो, बाद में फिर उसमें दिशा ऐड कर देंगे। चलो ये बातें तो हम आगे के वीडियो में जरूर समझेंगे, परंतु हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये एकांक सदिश मतलब केवल दिशा, अदिश मतलब केवल परिमाण, सदिश मतलब परिमाण और दिशा, और एकांक सदिश मतलब केवल और केवल दिशा। और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं कैप। पता है 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। इसे 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशन। 3D मूवी सबने देखी होंगी, मूवी तो देखी है। तो हमने वो एकांक सदिश भी मिटा दिया, हम तो यहीं पे लिख देते हैं एकांक सदिश, इसके आगे जोड़ दो एकांक सदिश। तो हमारे पास 3 एक्सेस होते हैं, समझिए आप। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई
और ये एक एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस हो गए। ये दिशा केवल दिशा, केवल दिशा, परिमाण नहीं, केवल दिशा। और जब हमें केवल दिशा बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम एकांक सदिश की बात करते हैं। तो ये दिशा जो है वो आई कैप, आई स्मॉल आई, ये वाली दिशा जो है वो जे कैप, और ये वाली दिशा जो है वो के कैप। इस तरफ चलोगे तो प्लस आई कैप, और इस तरफ चलोगे, इधर तक चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ध्यान रखिए, यदि आपकी दिशा ये हो गई तो ये प्लस आई कैप काय में बदल जाएगा, माइनस आई कैप। ऊपर चलोगे तो प्लस आई जे कैप, आई हर जगह आई होता है क्या, नहीं, जे होता है। और जब नीचे चलोगे तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ऐसे ही इस तरफ चलोगे तो प्लस के कैप, और जब इधर जाओगे, ये अंदर की तरफ है, देखो देखो देखो, ऐसे हैं ये तीनों एक्सिस, एक्स वाई और ये जेड, ये लो। तो अंदर की तरफ जाओगे तो माइनस के कैप, इस तरफ चलेंगे तो माइनस के कैप। ये हमारा एकांक सदिश हो गया। एक्स अक्ष की जो दिशा बतलाता है वो आई कैप होगा। नोट करें, लिख लें, दिमाग में भी नोट कर सकते हैं, परंतु दिमाग पे नोट करने पे थोड़ा भरोसा कम करना, क्योंकि हमारे दिमाग में दूसरी इतनी सारी चीजें आती हैं कि ये चीज शायद कहीं दब सकती है, इसलिए कॉपी में नोट कर लो तो दबेगी नहीं। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा, जे कैप वाई अक्ष की दिशा, और के कैप जेड अक्ष की दिशा। तो ये तीन दिशाएं हो गई एक्स वाई और जेड अक्ष की। तो एकांक सदिश हमारा क्लियर हो गया। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज,